देखिए सर, इस लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम एंड इट्स इक्वेशन, एनर्जी इन एसएचएम क्या है, सिंपल पेंडुलम और इसके एप्लीकेशन और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं आपके इस लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसको। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसको ये मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये प्ले स्टोर से आप मृत्युंजय क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक कोर्स को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया है, अगर आप जाके देखना चाहते हैं तो इसमें इसको आप जब अपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, तो इसमें स्टोर में जाके आप चेक कर सकते हैं, स्टोर में जाके। ठीक है, फ्री कंटेंट भी है, स्टोर में जाके आप देखेंगे तो आपको ये कोर्स मिलेगा। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो जाके, मिनिमम अमाउंट चार्ज रखा है मैंने, आप लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं इसको। ठीक है, तो आइए करते हैं हम इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में आगे फर्दर। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जाने से पहले ये है आपका, देखते हैं सर एसएचएम क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर हम बात करें, एक मोशन कैसा, किस तरीके का मोशन, जब एक्सेलरेशन ए जो होता है प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम वाई से डिनोट करते हैं और निगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होगी, मतलब त्वरण की जो दिशा होगी विस्थापन के विपरीत होगी, तो ऐसा मोशन आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। इन जनरल हम जब सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं तो सरल लोलक की गति को, सरल लोलक जो होता है ना, उसके मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसीडर करते हैं। दूसरी चीज़ एसएचएम में जो एसएचएम है, इसमें जो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का मतलब वेग विस्थापन, वेग विस्थापन, वेग विस्थापन का जो ग्राफ है, जो ग्राफ बनाओगे आप, तो वो पैराबोलिक बनता है। कैसा बनता है? परवलयाकार, परवलयाकार। वेग विस्थापन का जो ग्राफ बनेगा वो परवलयाकार बनेगा। ठीक है, अगली चीज़ हम बात करते हैं सर सिंपल पेंडुलम की। तो सिंपल पेंडुलम एक ऐसा अरेंजमेंट है, ये यहाँ पे आपका एक धागे में आपने एक बॉल बांधी, तो इसका मूवमेंट होगा, इसको आप ये मीन पोजीशन के अबाउट मूव कराएंगे। एक पोजीशन इसकी ये वाली होगी, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा इसका। ठीक है, जब ये घूमेगा तो इसके चारों ओर घूमेगा ना, तो यहाँ इसके अबाउट घूमेगा ये। ठीक है, और ये लेंथ क्या कंसिडर कर दी जाती है इसकी? एल लेंथ होती है, मीन पोजीशन तक की लेंथ क्या है? एल है इसकी। ये लेंथ एल है, ये भी एल ही होगी, वही तो, उसी को तो आपने भेज रखा है। और ये जब मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो आपका यहाँ पे वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। वेलोसिटी जीरो होने से काइनेटिक एनर्जी भी क्या आ जाती है? जीरो आ जाती है। ठीक है, ये तो इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। और अगली चीज़ आती है सर इसमें पीरियोडिक मोशन क्या होता है। आवर्ती नाम से ही इसमें है मोशन, गति। ठीक है, पीरियोडिक मोशन क्या चीज़ होगी? वह गति, मैं इसको लिख भी देता हूँ, वह गति, वह गति जो निश्चित, वह गति जो निश्चित समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है, बार बार दोहराई जाती है। ठीक है, दोहराई जाती है। ठीक, दोहराई जाती है। जैसे अगर आप बात करें तो कैसा होगा, ऐसे ये बार बार दोहराई जाती है। अभी सरल लोलक की गति हमने देखा था ना। ठीक है, झूले की गति, झूला कोई झूल रहा है, झूले की गति बार बार, और जैसे घड़ी की सुई की गति, पेंडुलम, अभी हमने सिंपल पेंडुलम की बात करी। ये क्या है सब आपके सिंपल ये पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन ध्यान दीजिएगा। आवर्ती गति, आवर्ती मतलब बार बार, आवर्ती गति के एग्जाम्पल हैं। इसमें अगली चीज़ जो आती है सर, टाइम पीरियड आता है। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल की अगर हम बात करें तो एक दोलन पूरा करने में, दोलन पूरा करने में जो लिया गया समय, दोलन कैसे होगा? जैसे आप इसकी घड़ी की ही बात करें या फिर झूले की बात करें, झूल के ये आया तो एक दोलन पूरा करने में, जैसे अभी मैंने सिंपल पेंडुलम की बात की थी, यहाँ से मोशन स्टार्ट करा, यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ पे यहीं पे आ गया, एक दोलन पूरा हुआ ना, ये गया, ये आया, तो एक दोलन पूरा हुआ, तो वही क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है।
जो एक दोलन पूरा करने में जो टाइम लेता है वो टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है, आवर्तकाल कहलाता है, आवर्तकाल। सेकंड से डिनोट करते हैं, इसकी वीमा पूछी जाए तो सेकंड टी से डिनोट होगी, ठीक है, ठीक, इस बात का ध्यान रहे। और आवृत्ति क्या चीज़ है, अगली चीज़ एक और आती है, आवृत्ति आती है। क्या आती है, आवृत्ति की अगर हम बात करें तो आवृत्ति क्या चीज़ होती है, उसको आपकी बुक में एन से डिनोट किया गया होगा, कहीं पे एफ से डिनोट किया होगा, कहीं पे न्यू भी लिखा होगा। तो जो होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड आवर्तकाल। आपको ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 1 अपॉन टाइम पीरियड 1/, आवर्तकाल, ये आवृत्ति हो जाती है, ठीक है सर। अगली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, इसका एसआई मात्रक। अगर मैं इसके एसआई मात्रक की बात करता हूँ, इसका आवृत्ति का एसआई मात्रक की बात करता हूँ, तो सेकंड -1 हो जाएगा, क्योंकि उसका सेकंड था। तो और इसको डिनोट किस में करते हैं, कैपिटल एच, हर्ट्ज है ये क्या चीज़ है आपका, हर्ट्ज, ठीक है, आवृत्ति को हर्ट्ज में डिनोट करते हैं। बीमा अगर आपसे कहा जाए लिखो तो कैसे लिखोगे, बीमा को कैसे लिखते हैं, m⁻0 l⁻0 t⁻−1, सब लिखना है तो इस तरीके से आप t या t⁻−1 डायरेक्ट लिख दो। अब जैसा आपके एग्जाम में पूछा होगा t⁻−1, ठीक है, सेकंड के लिए ये होता है, तो ये क्या हो गया आपका, आवृत्ति के लिए एसआई मात्रक हो गया उसका, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल पेंडुलम के लिए ही, t बराबर जो होता है सिंपल पेंडुलम के लिए 2π√L/g होता है। सिंपल पेंडुलम जो है ना, उसके लिए टाइम पीरियड की अगर हम बात करें 2π√L/g, L क्या है आपको पता है, उसकी लेंथ है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम के लिए ये होगा। अब एक चीज़ इसी में एक फॉर्मूला और बताता हूँ मैं, अगर सरल लोलक स्प्रिंग की मैं बात करूँ, स्प्रिंग को अगर सरल लोलक माने, स्प्रिंग कांस्टेंट अगर k है, k यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, k अगर स्प्रिंग कांस्टेंट है और जो द्रव्यमान लटकाया गया है उसका मास यदि m है, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है ना सर, t = 2π√m/k हो जाता है। तो इन दो फार्मूले का हम आगे यूज़ भी करेंगे, t = 2π√m/k हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ज़रा सा और आगे बढ़ता हूँ मैं, यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ओमेगा की अगर हम बात करें, ओमेगा बराबर 2πn, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, या ओमेगा बराबर 2π/t, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इस चैप्टर में। पहला तो फॉर्मूला हम जो यूज करेंगे वो ये होगा, ठीक है। दूसरा, पहला फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे, दूसरा डिस्प्लेसमेंट y के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा, a sin ω t यूज किया जाएगा सर, क्या यूज किया जाएगा, a sin ω t यूज किया जाएगा, y बराबर आपका a cos ω t यूज किया जाएगा, और y बराबर ये फॉर्मूला भी यूज किया जाएगा, a sin फेज डिफरेंस जब आ जाएगा a sin ω t + φ यूज किया जाएगा, a sin ω t + φ। इसी प्रकार cos के लिए भी हम फॉर्मूले को यूज करेंगे। पहले तो इन फॉर्मूले का यूज करेंगे, उसके बाद अगला जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसमें, v = ω√a² - y², ठीक है, a² - y²। ये क्या चीज़ है, वेलोसिटी है, v मतलब वेलोसिटी, ठीक है। अगर हम y बराबर 0 डिस्प्लेसमेंट है, तो उस केस में वैल्यू क्या हो जाएगी, ω√a² मतलब ओमेगा a के बराबर आ जाएगी। तो इसका मतलब v मैक्सिमम कितनी है, v की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, v की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ओमेगा a के बराबर होगी, ठीक है। और v की जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू वो आपकी क्या होगी, 0 होगी। तो उस केस में a बराबर a मतलब y बराबर a हो जाए तो v मिनिमम आ जाएगा, वेलोसिटी मिनिमम है ना, मैक्सिमम तक चला जाए ना, वो आपका सरल लोलक की अगर आप बात करते हैं तो ये इस तरीके से यहाँ तक चला जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो उस केस में अपने आप y की जगह पे a रखोगे, तो इस फॉर्मूले में जब आप y की जगह पे a रखोगे तो a² - a² 0 हो जाएगा ना, तो वेलोसिटी मिनिमम कितनी हो जाएगी, उस केस में 0 आ जाएगी सर। अगला जो फॉर्मूला हम एक्सेलरेशन के लिए इसमें यूज़ करेंगे सर, वो करेंगे a = -ω² a = -ω² और जो मैक्सिमम अमाउंट एक्सेलरेशन का होगा, a मैक्सिमम, a मतलब एक्सेलरेशन से है, यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट होगा -ω² a एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है यहाँ पे,
ठीक है। एक इसको डिनोट करता है, एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है। आयाम, ए क्या है? आयाम है। ए क्या है आपका? आयाम है। ठीक है, ए क्या है आपका? आयाम है। आयाम का मतलब मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के महत्तम विस्थापन। मध्य बिंदु मतलब ये मध्य बिंदु है, ये महत्तम बिंदु है, यहाँ तक जाए, इसमें जो विस्थापन होगा, विस्थापन कैसे निकालोगे? इस तरीके से निकालोगे। जो महत्तम विस्थापन है वही क्या हो जाता है? आयाम हो जाता है। ठीक है, जैसे मोशन हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस तरीके से, तो ये आयाम होता था। ठीक है ना। तो ये ए क्या कहलाएगा? यहाँ पे आयाम कहलाएगा, या एम्पलीट्यूड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या कहते हैं सर? एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक थ्योरी है इसकी। अब मैं बताता हूँ इसके क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे सर। ठीक है, इस थ्योरी से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे देखिए, पहला ही क्वेश्चन क्या है? यदि एक सरल दोलक लिखा है इसने, 1 सेकंड में दोलन यदि एक सरल लोलक का 1 सेकंड में दोलन f है एवं उसकी प्रभावी लंबाई l उसकी प्रभावी लंबाई है, और एवं गुरुत्व त्वरण g है, तो t समय अवधि t को दिया गया है। तो t बराबर क्या होता है? अभी तो बताया मैंने। t की जो वैल्यू आती है सर, कितनी आती है? 2π√L/g। टाइम पीरियड जो निकलेगा सरल लोलक का, मतलब दोलक भी कहते हैं उसको, उसका जो टाइम पीरियड निकलेगा वो कितना आएगा सर? t = 2π√L/g के बराबर आएगा। ठीक है, t = 2π√L/g के बराबर आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखिएगा सर, इस क्वेश्चन को करने के लिए अभी मैंने आपको बताया था 2 फॉर्मूले हम यूज़ कर सकते हैं। ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा के बारे में बताया नहीं, फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया। ओमेगा की बात करें तो इसे कहते हैं सर एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी 2 टाइप की वेलोसिटी होती है ना, एक लीनियर वेलोसिटी होती है, एक एंगुलर वेलोसिटी होती है। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ सर? कोणीय वेग। क्या हुआ? कोणीय वेग हुआ है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब कोणीय वेग। तो फॉर्मूला पढ़ा क्या था हमने भी? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बराबर कितना होता है सर? 2πn के बराबर होता है। अगर इस 2πn को फर्दर हमारे द्वारा सॉल्व किया जाता है तो ओमेगा बराबर 2π/t भी होता है, क्योंकि n बराबर 1/t कहते हैं हम। अब n क्या है और t क्या है ये तो हम पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, t आवर्तकाल है, वो आवृत्ति है। आवृत्ति और आवर्तकाल में अंतर भी आपको पता है। और अगला जो फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं y बराबर a sin ओमेगा t यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने फॉर्मूले बताए थे ना जो जो हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें जो टर्म नहीं समझाई थी वो मैं एक एक करके समझा रहा हूँ। ये क्या है आपका? कोणीय वेग है और ये आवृत्ति है। अब क्वेश्चन पढ़ो, देखो। दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकंड में मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है। मध्य बिंदु से गुजरेगा ना, दोलन कर रहा है तो मध्य बिंदु मिडिल पॉइंट से तो गुजरेगा। ये गया, फिर ये आया, फिर ये गया, तो मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है कह रहा हूँ। ठीक है, मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है। 1 मिनट, हाँ, अच्छा, मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है, मिडिल पॉइंट से 100 बार गुजरेगा। अब यहाँ पे दिया क्या है? दोलन करते हुए गोलक जो है 100 सेकंड में मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है। मतलब क्या हुआ? तो मध्य बिंदु से गुजरा तो 50 दोलन पूरा करेगा। 50 ये तो हाफ टाइम लगाएगा ना उसमें। 50 दोलन पूरा करने में, मध्य बिंदु की बात कर रहा है ना, करने में कितना समय ले रहा है वो? 100 सेकंड का लेगा। 100 सेकंड का ना, क्योंकि मध्य बिंदु से वो 100 बार गुजर रहा है, तो 50 दोलन होंगे पूरे 100 सेकंड में। तो एक दोलन पूरा करने में कितना समय लेगा फिर वो? 100/50 लेगा नहीं लेगा? एक निकालना है ना मुझे। 100/50 मतलब कितना हुआ? 2। तो जो एक दोलन पूरा करने में जो समय लेता है उसके द्वारा, वही आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति मतलब वहाँ से बार बार, अभी तो बताया था मैंने, आवृत्ति की डेफिनेशन ही हमने ये पढ़ी थी। आवृत्ति क्या चीज़ है? आवृत्ति, अच्छा, आवृत्ति मैंने आपको बताई नहीं थी ना। प्रति एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा देता हूँ, लिखाया नहीं था ना। प्रति एकांक समय में
समय में दोलनों की संख्या, दोलनों की संख्या, दोलनों की संख्या वो क्या है सर? आवृत्ति है। आवृत्ति का मतलब क्या हुआ? प्रति एकांक समय में दोलनों की जो संख्या होगी वही हमारी क्या है? आवृत्ति है। और आवृत्ति को एन या एफ से डिनोट करते हैं, मैंने आपको इतना तो बता ही दिया था। तो यहाँ पे आपको आवृत्ति ही निकालनी है। आवृत्ति मतलब लोलक की आवृत्ति या लोलक या दोलन की आवृत्ति की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है? प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में दोलनों की जो संख्या होगी वो कितनी आ रही है? 2। और आवृत्ति का मात्रक मैंने आपको क्या बताया था? हर्ट्ज बताया था। क्या बताया था? हर्ट्ज बताया था। तो कितना हर्ट्ज आ जाएगा? 2 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, यही तो कह रहा था। ये आवृत्ति कितनी होगी? तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी उसकी? 2 हर्ट्ज हो जाएगी सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए सर, अगला क्वेश्चन क्या है? एक सरल आवर्त गति संपन्न करने वाले कण का समय विस्थापन समीकरण दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सरल आवर्त गति कर रहा है कण, तो उसका समय विस्थापन ग्राफ दिया है आपको। तो आपको क्या निकालना है इसमें? आवृत्ति। इसमें भी क्या निकालनी है? आवृत्ति ही निकालनी है। तो इस केस में आवृत्ति कैसे निकालें सर? देखिए, यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट क्या दे रखा है? y बराबर 3 sin 10t। इसको हम किससे कंपेयर कराएंगे? अभी मैंने बताया था y बराबर a, ये आयाम होता है a sin ओमेगा t से आप कंपेयर कराओगे तो आप देखोगे ओमेगा बराबर कितना है यहाँ पे? 10। ओमेगा बराबर जो दिया है वो कितना है? 10। तो इसका मतलब आवृत्ति चाहिए आपको। आवृत्ति निकालने के लिए ओमेगा बराबर 2πn होता है। 2πn की वैल्यू 10 दे रखी है, तो जो n की वैल्यू हो जाएगी सर 10/2π हो जाएगी। तो जो आवृत्ति हो जाएगी ना, एक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही है, n बराबर 10/2π आ जाएगी। तो 10/2π हर्ट्ज कितनी है? कौन सा आंसर है इसमें? सी इसका करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी आ जाएगा। क्लियर है ना? ठीक, जी। अब ये जो मैंने आवृत्ति की बात करी, तो इसी में अगर ज़रा सा मैं एक बात करूं सर, देखिएगा ध्यान से, अभी नीचे करेंगे उसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। पृथ्वी पर यदि सरल लोलक का आवर्तकाल t हो तो चंद्रमा पर इसका क्या मान होगा? ध्यान दीजिए सर, पृथ्वी पर दे रखा है कितना? सरल लोलक का, यदि पृथ्वी पर सरल लोलक का आवर्तकाल t हो तो चंद्रमा पर निकालते हैं, फिर उसका आवर्तकाल कितना आ रहा है देखते हैं, चेक करके निकालते हैं। पृथ्वी पर कितना दे रखा है? पृथ्वी पर होता है सरल लोलक के लिए कितना? 2π√L/g पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, और चंद्रमा पर हम मान लेते हैं t बराबर कितना हो जाएगा? 2π√L/, चंद्रमा पर आप g तो जानते हैं, g की वैल्यू की वैल्यू g/6 होता है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2π√L/g तो रहेगा ही रहेगा। तो ये ऊपर जाएगा तो इंटू √6 को हम अलग कर देंगे, तो जो t' की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू हमारे पास t है ना, 2π√L/g, √6 टाइम t आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि चंद्रमा पर जो t' का मान आ रहा है, जो t का √6 टाइम आ रहा है, t √6 जो आवर्तकाल हो जाएगा उसका √6t हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें क्लियर मिल रहा है आपको? बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम देखिएगा ये क्या कहना चाह रहा है। सरल आवर्ती गति कर रहे एक कण का इसकी माध्य स्थिति क्या होती है? अभी बताया मैंने आपको। कोई सरल आवर्त गति कर रहा है, कण सरल आवर्त गति कर रहा है, इस तरीके का मोशन, ये एक पोजीशन ये होगी, इसकी एक पोजीशन ये होगी, यहाँ से यहाँ गया, माध्य स्थिति ये है इसकी, ये वाली स्थिति से एक साइड मैक्सिमम जाएगा, फिर दोबारा यहाँ पे मैक्सिमम जाएगा। ठीक है, ये L लेंथ है इसकी। तो अब ये कहना क्या चाह रहा है? सरल आवर्त गति कर रहे कण का इसकी माध्य मिडिल पोजीशन जो है, इससे 3 मीटर की दूरी पर त्वरण दे रखा आपको 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण दिया है। अब क्या है, फिर क्या निकालने के लिए कह रहा है? इसके आवर्तकाल की गणना कीजिए। सर मैंने अभी आपको बताया था त्वरण में
जो रिलेशनशिप होती है ए के लिए फॉर्मूला जो यूज़ होता है ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए। त्वरण उसने कितना दिया है सर, 12 दिया है। और ओमेगा स्क्वायर निगेटिव वैल्यू जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना, निगेटिव वैल्यू को हटा देंगे, क्योंकि यहाँ निगेटिव में कोई आंसर नहीं दिखेगा। जब न्यूमेरिकल वैल्यू लेते समय निगेटिव साइन को हटा देंगे, तो ओमेगा स्क्वायर तो सर हमारे पास यही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है इसने, सरल आवर्त गति कर रहे कण का माध्य स्थिति से विस्थापन 3 मीटर की विस्थापन है। माध्य स्थिति से विस्थापन आपका ये कितना है, 3 मीटर का है। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 मीटर का। तो यहाँ से मैं पाऊँगा कि ओमेगा स्क्वायर मुझे कितना मिल रहा है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल रही है, 4। तो जो ओमेगा मिलेगा मेरे पास, ओमेगा इज इक्वल टू 2 मिलेगा। और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है सर, 2 पाई अपॉन टी होता है। उसकी वैल्यू कितनी, 2 दे रखी है। क्या निकालने की बात कर रहा है, आवर्तकाल। तो टी बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 2 पाई। टी बराबर 2 अपॉन 2 पाई होगा शायद, या गलत लिखा मैंने, नहीं। टी बराबर कितना आ जाएगा, 2 पाई अपॉन 2। तो 2 से 2 कट गया, तो टी का मान पाई के बराबर। पाई का मान आप जानते हैं न्यूमेरिकल में कितना होता है, 3.14 टी है तो सेकंड में ही होगा, तो 3.14 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा सर। ठीक है, इतना इसका आंसर मिल जाएगा हमें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखिएगा जी। ये क्वेश्चन देखिए, अगर साधारण पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो उसके आवर्तकाल में क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे ना ये था साधारण पेंडुलम आपने बनाया, ये सिंपल पेंडुलम बनाया, ये इस तरीके का मूवमेंट होता है इसका, ये पोजीशन इसकी ये है। अगर लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है, इतना लंबाई कर दिया जाता है, तो अब आवर्तकाल बढ़ेगा घटेगा, क्या हो रहा है देखते हैं। आवर्तकाल क्या हो जाएगा, निकाल के देख लेते हैं। हम जानते हैं टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी है। अब देखिए 2 पाई भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, तो ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो टी प्रोपोर्शनल है ना अंडर रूट एल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है इसका। टी जो है अंडर रूट एल के प्रोपोर्शनल है, तो टी डैश जो हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट 2 के। टी डैश की अगर हम बात करें तो टी डैश क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि लंबाई को दोगुना कर दिया गया है। तो टी डैश की अगर हम बात करें प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 2 को अगर हम बात बाहर ले लेते हैं, तो ये अंडर रूट एल आ रहा है। तो अंडर रूट एल का मतलब टी से ही तो है, टी प्रोपोर्शनल का साइन है ना, वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। तो टी डैश जो हो जाएगा रूट 2 टाइम ऑफ टी नहीं होगा ये, तो वो क्या हो गया, रूट 2 गुना हो जाएगा, रूट 2 टाइम हो जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल जो हो जाएगा रूट 2 टाइम उसका हो जाएगा। आवर्तकाल ही तो बात कर रहा था, आवर्तकाल जो हो जाएगा रूट 2 टाइम हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है सर। ठीक है, यह आवर्तकाल की वैल्यू मिल जाएगी किसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे।